बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर और आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरोकिनोलॉन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। फ्लोरोकिनोलॉन्स को 4 जनरेशन में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की जो प्राइमरी ड्रग है वो नैलिडिक्सिक एसिड है। नैलिडिक्सिक एसिड 1960s में डिस्कवर की गई, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल साबित ना हो सकी। उसकी पहली वजह लिमिटेड ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है, जबकि उसकी दूसरी वजह यह है कि सिस्टेमिक एंटीबैक्टीरियल लेवल्स को अचीव नहीं करती, जिसकी वजह से इसको सिर्फ ब्लैडर इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट तक महदूद रखा गया। ये एक्टिव है अगेंस्ट यूरिनरी पैथोजेंस, फॉर एग्जांपल इकोलाई, क्लेब्शियला एंड प्रोटीन स्पीशीज। फिर 1980s में ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें किनोलॉन्स को फ्लोरिनेटेड कर दिया गया। तो फ्लोरोकिनोलॉन्स जो हैं वो बेहतर ड्रग साबित हुई एज कंपेयर टू किनोलॉन्स, और उसकी कुछ वजूहात है। वो वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि इनकी पोटेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू किनोलॉन्स। दूसरे नंबर पे इनका स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सपेंडेड है। तीसरे नंबर पे स्लो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। चौथे नंबर पे बेटर टिश्यू पेनिट्रेशन है, और लास्ट पे गुड टॉलरेबिलिटी है। सो फ्लोरोकिनोलॉन्स को फर्दर सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन में क्लासिफाई किया गया। सेकेंड जनरेशन में नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन शामिल है। सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स जो है ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव है एज कंपेयर टू किनोलॉन्स, लेकिन ये मोर रिलायबली एक्टिव है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फर्स्ट जनरेशन की लिमिटेड एक्टिविटी है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जबकि जो थर्ड जनरेशन है लीवोफ्लॉक्सासिन, इनकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ग्रेटर एक्टिविटी है। और सिमिलरली फोर्थ जनरेशन जैसे कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसकी भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ग्रेटर एक्टिविटी है। साथ साथ फोर्थ जनरेशन फ्लोरोकिनोलॉन्स जो है ये एनारोब्स के अगेंस्ट भी एक्टिव है। तो ओवरऑल जो फ्लोरोकिनोलॉन्स हैं ये बैक्टीरिसिडल हैं, यानी बैक्टीरिसिडल वो ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फ्लोरोकिनोलॉन्स डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं? 2 रीजंस हैं। नंबर 2 एंजाइम्स हैं, ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं और साथ साथ टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के इनहिबिट होने से क्या होगा? बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो है वो हाल्ट हो जाएगी। तो फर्दर मैकेनिज्म को समझने से पहले हम डबल हेलिकल डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि इसकी बैकबोन बनाते हैं, और ये आपस में स्ट्रैंड्स जो हैं, इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स जो हैं, ये ज्वाइंट होते हैं आपस में नाइट्रोजनस बेसिस के जरिए, जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनाती हैं। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये प्यूरिन है जो कि नाइट्रोजनस बेस है, ये थाइमिडीन है जो कि पेरिमिडीन है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है। सो ये पार्ट जो है जो कि फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोज शुगर पर मुश्तमिल है, ये डीएनए की बैकबोन बनाते हैं, यानी स्ट्रैंड्स हैं उनके। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए आपस में ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इनको आपस में ज्वाइंट करती हैं, इनको होल्ड रखती हैं। डीएनए में 2 ग्रूव्स होते हैं, एक जिसको हम मेजर ग्रूव कहते हैं जबकि दूसरा जिसको हम माइनर ग्रूव कहते हैं। रेप्लिकेशन के लिए ये 2 डीएनए जो स्ट्रैंड्स हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स इनको आपस में सेपरेट होना जरूरी है। इनकी सेपरेशन के लिए जरूरी है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको ब्रेक किया जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ब्रेक के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है हेलिकेज। So question, what is the DNA replication? Answer, it is a process by which DNA makes a copy of itself during cell division. तो यहां अगर हम देखें कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है। रेप्लिकेट होने के लिए डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में सेपरेट हो रहे हैं, और इनको सेपरेट जो है वो हेलिकेज एंजाइम कर रहा है। हेलिकेज जो है वो
फॉरवर्ड सिम्थ में मूव कर रहा है और डीएनए को अनजिप कर रहा है। जबकि ये डॉटर स्ट्रैंड्स हैं, ये पेरेंट स्ट्रैंड है। ये डॉटर स्ट्रैंड है जो कि प्रिपेयर हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। सो ये वही डीएनए का स्ट्रक्चर है। यहां पे हेलिकेज एंजाइम जो है अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को ब्रेक करेगा और फॉरवर्ड मूव करेगा, जिसके नतीजे में जो दो स्ट्रैंड्स हैं, पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब हेलिकेज फॉरवर्ड मूव करता है तो हेलिकेज के फॉरवर्ड मूव करने की वजह से जब ये दो स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में सेपरेट होते हैं तो हेलिकेज के सामने पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाती है, जिसको हम ओवरबाइंडिंग भी कहते हैं। यानी सादा अल्फाज में ज्यादा बल पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हेलिकेज की पेशकदमी रुक जाती है। हेलिकेज मजीद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को उसने ब्रेक करना है और जो उसने सेपरेट करना है स्ट्रैंड्स को, वो मजीद नहीं कर पाता और रेप्लिकेशन वहां रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है। यानी ये अगर आप इसको देखें और इसको कंपेयर करें इस फिगर के साथ तो देखें कि यहां सुपर कॉइल जो है वो ओवर वाइंडिंग हुई हुए है, ज्यादा बल पड़े हुए हैं एज कंपेयर टू दिस पिक्चर। ये जो जगह है इसको रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। ये जो वाई शेप मॉडल जो यहां बना है हेलिकेज एंजाइम के बिल्कुल सामने वाई शेप एरिया को रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। ये वो लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स हैं जो साथ साथ डॉटर स्ट्रैंड्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं, जो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है। अब यहां पे रोल आता है डीएनए गायरेज का। अब ये जो ओवर बाइंडिंग हो गई है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो गई है, जब तक इस ओवर बाइंडिंग को लूज नहीं किया जाएगा, यहां पे कट नहीं लगाया जाएगा, निक नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा, नेगेटिव सुपर कॉइल्स जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। यानी बल खोलना है, बल खोलने के लिए आपको रस्सी जिसमें बल ज्यादा आया हुआ है उसका एक सिरा छोटा सा काटना पड़ेगा, और उसको काटने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है डीएनए गायरेज। अब वो कैसे काटता है और दोबारा कैसे जोड़ता है ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इसी तरह डीएनए गायरेज के साथ एक और एंजाइम है जो कि टोपोआइसोमरेज 4 है। ये टोपोआइसोमरेज 4 भी टारगेट एंजाइम है जिसको फ्लोरोकिनोलोन्स जो है वो इनहिबिट करती हैं। इस एंजाइम का फंक्शन ये है कि जब डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये डॉटर स्ट्रैंड जो है वो इंटरलिंक होता है पेरेंट स्ट्रैंड के साथ। अब इसने डिटैच होना है, अनलिंक होना है, तो टोपोआइसोमरेज 4 जो है इस डॉटर स्ट्रैंड को पेरेंट स्ट्रैंड से डीलिंक करता है, डिटैच कर देता है, अनलिंक कर देता है। तो फ्लोरोकिनोलोन्स क्या करते हैं, ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देते हैं और टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट कर देते हैं। डीएनए गायरेज की इनहिबिशन से क्या होगा कि निक प्रोड्यूस नहीं होगा, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होंगी, बल जो है वो निकलेंगे नहीं और रेप्लिकेशन वहीं की वहीं रुकी रहेगी। रेप्लिकेशन अगर वहीं की वहीं रुकी रहेगी तो डीएनए जो है वो डैमेज हो जाएगा। डीएनए डैमेज के नतीजे में सेल डेथ वाकई हो जाएगी। अब इस बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं कि सेल डेथ एक्चुअली डीएनए डैमेज होने के बाद कैसे वाकई होती है। कुछ बुक्स में ये मेंशन है कि ये एक्चुअली एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से होती है। जब डीएनए डैमेज होता है तो एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस को सिग्नल जाता है, वो एक्टिव हो जाता है और वो डैमेज्ड डीएनए को डाइजेस्ट कर लेता है। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि डीएनए गायरेज जो है, जो इसने अब निक प्रोड्यूस किया है और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस किया है, वो कैसे किया है। तो ये जो डीएनए गायरेज का एक्शन है ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, निक, पास थ्रू और रीसीलिंग। तो सबसे पहले जो है, अगर आप इसको देखें, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसमें जो रेड स्ट्रैंड है वो ऊपर की जानिब है, जबकि जो ब्लू स्ट्रैंड है वो नीचे की जानिब है। अब डीएनए गायरेज ने इसमें नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है, वो यहां पे कट लगाएगा यानी निक प्रोड्यूस करेगा। तो यहां आप दूसरी फिगर में देख सकते हैं कि इसने निक प्रोड्यूस कर दिया है ब्लू स्ट्रैंड में, नीचे वाले स्ट्रैंड में, और कट लगा दिया है। अब कट लगाने के बाद पास थ्रू का स्टेप आएगा।
पास थ्रू का मतलब यह है कि ब्लू स्ट्रैंड जिसमें कट लग चुका है, निक प्रोड्यूस हो चुका है, ये रेड स्ट्रैंड को पास करते हुए नीचे से ऊपर की जानिब आ जाएगा। यहां आप फिगर 3 में देख सकते हैं कि ब्लू स्ट्रैंड रेड स्ट्रैंड को क्रॉस करके नीचे से ऊपर की जानिब आ चुका है। और साथ साथ ये भी वाज़ेह है कि डीएनए गायरेज एंजाइम जिसने निक प्रोड्यूस किया था उसने ही दोबारा यहां रीसीलिंग भी कर दी है। तो इस तरह नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग रिमूव हो चुकी है और जो अनवाइंडिंग है वो हो चुकी है, बल्ब खुल चुके हैं। तो अगर फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं जो कि डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं, अगर इन डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देंगे तो निक प्रोड्यूस नहीं होगा, निक प्रोड्यूस नहीं होगा तो अनवाइंडिंग नहीं होगी, अनवाइंडिंग नहीं होगी तो हेलिकेज एंजाइम आगे मूव नहीं करेगा, रेप्लिकेशन वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। डीएनए गायरेज के 2 सब यूनिट्स हैं, 2 मेजर सब यूनिट्स हैं, सब यूनिट ए और सब यूनिट बी। जो सब यूनिट ए है वो निक प्रोड्यूस करने का और रीसीलिंग करने का रिस्पॉन्सिबल है, जबकि सब यूनिट बी जो है वो पास थ्रू स्टेप को सरंजाम देता है। सो क्वेश्चन, व्हाई आर ह्यूमंस नॉट अफेक्टेड बाय फ्लोरोक्विनोलोन्स? आंसर इसका यह है कि यूकैरियोट्स में यानी ह्यूमंस में जो एंजाइम होता है उसका नाम है टोपोआइसोमेरेज 2। टोपोआइसोमेरेज 2 एंजाइम मैकेनिस्टिकली सिमिलर है टू डीएनए गायरेज। ये भी वही रोल प्ले करता है, यानी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करता है और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है, लेकिन इसकी एफिनिटी क्विनोलोन्स के साथ बहुत कम है एज कंपेयर टू डीएनए गायरेज जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। So quinolones inhibit topoisomerase 2 only at much higher concentration. ये एंजाइम एक्चुअली प्राइमरी टारगेट है एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स का। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमेरेज 4? ये क्वेश्चन मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समराइज करने के लिए यहां दोबारा प्रेजेंट किया है। आंसर बड़ा सिंपल है, 2 ही रोल है मेजर रोल डीएनए गायरेज के। नंबर 1 टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपरकॉइल्स और सेकंड टू रीसील द निक्ड एंड्स, जबकि टोपोआइसोमेरेज 4 सेपरेट्स इंटरलिंक्ड डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहां एक इंपॉर्टेंट नोट है याद रखने के लिए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसकी एक एग्जांपल ई कोलाई है, डीएनए गायरेज इज द प्राइमरी टारगेट, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जिसकी एक एग्जांपल है, टोपोआइसोमेरेज 4 इज द प्राइमरी टारगेट। सो आज का हमारा पार्ट 1 ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो यहां पे एंड हुआ। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे clinical uses and adverse effects of the fluoroquinolones. Thank you very much.